वाराणसी के वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर अनुराग टंडन जी के साथ हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर साहब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए वाराणसी विंग के अध्यक्ष चुने गए और हम आज डॉक्टर साहब से ये समझेंगे कि डॉक्टर साहब, जब आप आईएमए के अब अध्यक्ष चुने गए हैं, सर्वोसर्वा आपको वहां बनाया गया है, आपके ऊपर भार आया है आईएमए का, तो आप जो है, आपका विजन क्या है, आईएमए को किस तरह का आगे दिशा देने की आप सोच रखते हैं, या आपका क्या प्लान है, और आईएमए में क्या सुधार होना चाहिए, इसको लेकर हमारे दर्शकों को डॉक्टर साहब आप बताएं। नमस्कार आपके चैनल के सभी व्यूअर को। आईएमए बनारस शाखा उत्तर प्रदेश की जितनी शाखाएं हैं उनमें से टॉप 1 पर मानी जाती है जी। इसका प्रमुख कारण है आईएमए की अपनी समाज सेवा, जो कि पहली ब्लड बैंक है, दूसरी एम्बुलेंस सेवा है, तीसरा टीकाकरण है, ऑक्सीजन बैंक है, और वहाँ पर गायनी में कैंसर, जो सर्वाइकल कैंसर है, उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। साथ साथ में आईएमए बीच बीच में समाज के वो तबका जो बहुत जो टॉप मोस्ट डॉक्टर हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, उनका शिविर लगाकर जनमानस को निःशुल्क लाभ पहुँचाता है। ये तो आईएमए की समाज एक सेवा है। एम्बुलेंस भी उसमें मैं भूल रहा हूँ, एम्बुलेंस भी है। इसके साथ साथ हमारा शहर में जो डॉक्टरों का एमबीबीएस, एमएस और सुपर स्पेशलाइजेशन के जो डॉक्टरों का एक समूह है, बहुत बड़ा समूह है, पूर्वांचल और बिहार को बनारस रिप्रेजेंट करता है, और ये डॉक्टरों का हब है। जी। जो लोग अगल बगल के गांव के लोग हैं या छोटे मोटे शहर के लोग हैं, बनारस उनके लिए मेडिकल लाइन के लिए ऐसे ही है जैसे कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं या थोड़ा सा अपर कम्युनिटी में हैं, जैसे हम लोग दिल्ली जाके इलाज कराते हैं, तो छोटे मोटे जो जितने भी सराउंडिंग आप देख रहे हैं, बहुत बड़ी जनसंख्या के लोग बनारस में ही और बनारस को ही दिल्ली समझकर इलाज कराते हैं। और मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, बनारस निश्चित रूप से जितने भी मेरे कोलीग्स यहाँ पर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, कॉर्पोरेट अस्पताल चला रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो उनके यूनिटी, हम लोग की एक यूनिटी है आईएमए। तो आईएमए एक संस्था है जो सामाजिक सेवा भी करती है, और डॉक्टरों के साथ भी कुछ प्रॉब्लम आती है, कभी बीडीए की प्रॉब्लम, कभी नगर निगम से संबंधित प्रॉब्लम, कभी सरकार कोई गजट में ऐसी चीज़ ले आती है जो डॉक्टर्स को लगता है ये मेरे फेवर में नहीं है। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम डॉक्टरों के बीच में आती है, तो मेरा संगठन प्रशासन और शासन से जाकर बात कर आवाज भी आप अपनी रखते हैं। और मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूँ, ये संगठन की ताकत ही होती है। और यहाँ के जितने भी अधिकारी हैं, मैं बहुत गर्व से कहता हूँ, चाहे अधिकारी हों चाहे राजनेता हों, उनके मन में डॉक्टरों के प्रति बड़ा सम्मान है। तो डॉक्टरों को भगवान ही कहा जाता है। निश्चित रूप से भगवान तो मैं अपने मरीज को कहता हूँ, मरीज मुझे भगवान कहता है, ये वर्सी वर्षा है। लेकिन हमारे साथ कभी कभी एक तो ये प्रॉब्लम हो गई, सरकारी प्रॉब्लम, जिसको हम लोग डील करते हैं आईएमए के प्लेटफॉर्म के थ्रू। आज हम अध्यक्ष हैं तो मेरी जिम्मेदारी है। हमारे साथ सेक्रेटरी अरुण त्रिपाठी हैं, पूरा जो हमारी इनर कमेटी के मेंबर हैं, उनको दायित्व दिया गया है कि जब आप इस चीज़ को दिक्कत को दूर करें, तो उस दिक्कत को हम लोग दूर करते हैं। अब आइए, कभी कभी मैं आपको एकदम आज
स्पष्ट बताता हूँ, जी कोई भी डॉक्टर जिसने MBBS MS MCH करके हायर सेंटर से पढ़ाई करके जी मेहनत से डॉक्टरी की है और वो अपना प्राइवेट सेटअप बनाया है, आज क्या है, जरा सा कुछ भी 19-20 होता है, लोग डॉक्टर को दोषी मान लेते हैं। मैं आपके सुनने वाले चैनल में ये बताना चाहता हूँ, आप विश्वास रखें मेरी बात को, जो डॉक्टर क्लिनिक चला रहा है, नर्सिंग होम चला रहा है, जी आप मरीज ही उसके भगवान हैं। आपके दिए हुए पैसे से उसका परिवार, उसका स्टाफ का खर्चा ही निकल रहा है। जी कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उसके नर्सिंग होम में कैजुअलिटी हो जाए और केस बिगड़ जाए। डॉक्टर साहब, ये आईएमए से क्या सिर्फ जो है, जो लोग अपना खुद का प्रैक्टिस कर रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, उनका संगठन है, या जो सरकारी जो गवर्नमेंट जो चिकित्सक हैं वो भी इससे जुड़ते हैं और उनके जुड़ने से कोई दिक्कत नहीं आती है गवर्नमेंट को, ऐसा है क्या? नहीं सर, जो IMA है ये दोनों दोनों के लिए प्लेटफॉर्म है। जी प्राइवेट प्रैक्टिस जिसने MBBS MS किया है, जी उसके दरवाजे, अगर वो मेंबर बनना चाहता है, उसके दरवाजे IMA के लिए, वो IMA का मेंबर का फॉर्म भरे, चाहे वो सरकारी सर्विस करे या प्राइवेट प्रैक्टिस करे, वो IMA का मेंबर हो गया। जो सरकारी डॉक्टर्स होते हैं उनकी भी अपनी एक समस्याएं आती हैं, जो समस्याएं उनकी सरकार से है, तो उनका भी अपना एक एसोसिएशन एक अलग है, उसका PMS एसोसिएशन कहते हैं। लेकिन जो सरकारी डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि वो IMA के मेंबर नहीं बन सकते हैं, वो मेंबर भी बन सकते हैं, वो वहाँ पर चुनाव भी लड़ सकते हैं, और वो भी अभी तक बहुत से डॉक्टर हमारे कुलीग पिछले जो सरकारी सर्विस करते थे, अपना पूरा समय IMA को दिया और IMA के हित के लिए काम किया। मैं उनको साधुवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब, ये वाराणसी में आईएमए को लेकर सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि आईएमए में ब्लड बैंक है, और आईएमए के ब्लड बैंक से जो ब्लड हम लेकर के किसी भी हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर उसको प्रेफर करते हैं। लेकिन जो अन्य सुविधाएं आप बता रहे हैं, उन सुविधाओं के बारे में जनता के बीच वो सुविधाएं ना के बराबर उसका संदेश पहुंच पाया है। तो क्या इसके लिए वाराणसी में कुछ ऐसा अभियान आप चलाएंगे, या कुछ जो है जो सरकारी हॉस्पिटल हैं जैसे BHU है और भी सरकारी हॉस्पिटल हैं, क्या ऐसे जगहों पर कुछ ऐसे बोर्ड या कुछ ऐसे लगेंगे कि भाई आईएमए में एम्बुलेंस की सुविधा है, आईएमए में जो है टीकाकरण का है और कौन कौन सी टीकाएं लगती हैं, फिर महिलाओं में जो है जो सर्वाइकल कैंसर को लेकर के आप कह रहे हैं, तो क्या इसके बारे में भी आप जो है कुछ जागरूकता के लिए आगे बढ़ेंगे? भाई साहब दुबे जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, IMA में जो आपने कहा कि लोगों को नहीं मालूम है, टीकाकरण एक ऐसी चीज़ है जी कि हमारे जो जहाँ बच्चा जहाँ होता है सरकार में, टीकाकरण बहुत जगह होता है, प्राइवेट अस्पताल में हो रहा है, डॉक्टर्स भी करते हैं। IMA में निःशुल्क होता है। आप आइए और देखिए कि टीकाकरण में कितनी भारी भीड़ जनता, इसीलिए हमने कहा कि जहां वो प्राइवेट में या इधर उसकी उधर जाते हैं बहुत publicity- पैसे होते हैं, हाँ। लेकिन वहां पर जो है कंसेशन रेट में हो जाएगा या तो कुछ फ्री भी हो जाएगा, तो लोगों का कल्याण होगा। हमारे यहाँ तो पहले बार एक कार्ड बनता है, उसका कुछ नॉमिनल अमाउंट है, जी उसके बाद जो सरकार हम लोग को टीका देती है, वहाँ पर एक डॉक्टर्स भी हैं, ट्रेंड स्टाफ है, टीकाकरण करते हैं, जो टीका लगाते हैं उस पर मेंशन कर देते हैं। फिर जब बच्चे का नंबर आता है, इस हमारा जो प्रोजेक्ट है, इसको प्रचार प्रसार करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने आप में सुपर डुपर हिट हमारा ये है। अब आइए ऑक्सीजन के लिए भी हमको प्रचार, दो पूरे बनारस की जनता को मालूम है कि ऑक्सीजन बैंक अगर हमको इमरजेंसी में मिलेगा तो IMA में तुरंत मिल जाएगा। अब आइए एम्बुलेंस, जी आज से कुछ वर्षों पहले IMA की एम्बुलेंस की सर्विस के बिना लोग सोच नहीं सकते थे। बिल्कुल सही बात है। अब कारण क्या है थोड़ा सा कम होने का? कॉर्पोरेट अस्पताल ढेर सारे आ गए, बड़े बड़े अस्पताल आ गए, उन्होंने अपनी ही एम्बुलेंस खरीद ली। फिर गवर्नमेंट ने भी एम्बुलेंस की बहुत अच्छी मैं सुविधा दी। अब उस पर आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार में इस समय एम्बुलेंस की बहुत अच्छी सुविधा है जी अब आइए, कुछ प्राइवेट ऐसी NGOs हैं जिन्होंने एम्बुलेंस की बहुत ही रिजनेबल रेट पे सुविधा दे दी है। जी तो
अब आईएमए के पास एम्बुलेंस है, लेकिन उस एम्बुलेंस के साथ साथ हमारे साथ साथ और भी बहुत सी संस्थाएं ये सेवा कार्य में लग रही हैं। ऐसा नहीं कि आईएमए की एम्बुलेंस का हम लोग पहले की अपेक्षा, क्योंकि बहुत ढेर सारी एम्बुलेंसेज आ गई, तो थोड़ी सी सेवा जो डिमांड है कम हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे यहाँ एक नहीं, अब तो नई एक एम्बुलेंस और आ रही है, 3-3 एम्बुलेंस हो जाएगी। हमारे यहाँ सेवा को लेकर आईएमए हमेशा सशक्त रहता है। तो दोस्तों, ये आईएमए की हमारी बात हुई, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ हम आज जो ये शुरुआत कर रहे हैं, हमारा प्रयास होगा कि हर हफ्ते एक आपके साथ हम वीडियो शेयर करें, जिसमें कि आपके स्वास्थ्य से लेकर के आपके स्वास्थ्य की जानकारी आपको पता चले। तो डॉक्टर साहब से हम ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर साहब, आप नेत्र सर्जन हैं और वरिष्ठ सर्जन हैं, वाराणसी के जाने माने हैं, आपके नाम का चर्चा भी है और शहर में आप अनजान नहीं हैं। और डॉक्टर साहब, आपने जो है मोतियाबिंद के अब तक 1.5 लाख से ऊपर ऑपरेशन कर चुके। तो डॉक्टर साहब से हम जानना चाहेंगे कि कौन से ऐसे स्टेज आते हैं कि उस समय पेशेंट को सावधान हो जाना चाहिए और डॉक्टर के पास पहुंचना चाहिए कि उसको मोतियाबिंद है या नहीं। दुबे जी, हर आदमी को अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सचेत रहना चाहिए। आज के परिवेश में हमारा जो खान पान और जो लाइफ स्टाइल है, चाहे वो डॉक्टर की हो चाहे आम आदमी की है, वो पहले जैसी नहीं रह गई। हमने अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत ख़राब कर लिया है जी। तो जब मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को ख़राब किया है तो उसका असर भी हमारे ही ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर आएगा। जी। हम रोग से जल्दी पीड़ित होते जाएंगे और हम ये चीज़ महसूस भी कर रहे हैं, जनता महसूस कर रही है। बनारस के इतने काबिल डॉक्टर हैं, बनारस के अंदर कोई जवाब नहीं बनारस के डॉक्टरों का। जी। तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी बात आज ये हो गई है, हिंदुस्तान डायबिटिक का हब हो गया है। जी। यहाँ पर नंबर ऑफ ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। जी। 30 साल 32 साल 28 साल बच्चों को हार्ट अटैक हो जा रहा है। जी। उसका बहुत बड़ा कारण हमारे जीवन के जीने की कला है। हम पाश्चात्य संस्कृति में जाकर पौष्टिक खाना ना खाकर हम वो सारी चीज़ें खा रहे हैं जो मेरे शरीर में फैट जमा करती है। जी। अनहेल्दी फूड खाते हैं और एक्सरसाइज लगभग दूर होती जा रही है। वातावरण में उमस इतनी ज़्यादा हो गई है और गर्मी इतनी ज़्यादा होने लगी है इधर विगत 25 वर्षों में कि आदमी, मुझे आज भी याद है, मैं पक्के माहौल का रहने वाला हूँ, मैं 25 वर्ष से बड़ी पियरी पे रह रहा हूँ। खस आती थी सिर्फ, और खस पे पानी डालकर पूरी गर्मी बीत जाती थी। आज 2 मिनट के लिए भी अगर एसी बंद हो जा रहा है तो आदमी को लगता है जैसे प्राण चला जाएगा। तो हमारे लोगों के साथ एक दिक्कत यह है कि हम लोग दिन भर एसी में रहते हैं। बहुत हमारे हम ही क्या, बहुत से काम काज करने वाले लोग एसी में रहते हैं। अब एज ए डॉक्टर मुझे मालूम है कि एसी नुकसान बहुत करता है जी। लेकिन करे तो क्या करे, बिना एसी के काम भी नहीं होता है। तो बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, समय पे खाना। ये मोतियाबिंद का नहीं, मोतियाबिंद तो सेकेंडरी चीज हो गई सर। हमारी बॉडी में बहुत से रोग पैदा होने लग रहे हैं। जी। करें तो क्या करें, लेकिन हमको अपने हैबिट्स को निश्चित रूप से, मुझे मालूम, मुझे खुद को अपनी हैबिट को सुधारना होगा। मुझे थोड़ा बहुत उठ के सवेरे कहीं भी पार्क में जाके टहलना होगा। जी। मुझे फिजिकल एक्सरसाइज करनी होगी क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। और दिन भर चैम्बर में बैठ के सवेरे से शाम तक आप मरीज देखते रहते, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चैम्बर से उठ के वहाँ मशीन तक चले गए, फिर आके आप अपनी मशीन पे कुर्सी पे बैठ गए, ये एक्सरसाइज नहीं कहलाएगी। जी। तो अगर आपको स्वस्थ रहना है तो स्वस्थ खाना खाना है, पौष्टिक खाना खाना है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। आप आ रहे थे मोतियाबिंद से, ये हाईली डिफरेंट टॉपिक है और एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे आपने कहा कि हर हफ्ते बैठेंगे, हम आपसे वादा करते हैं। शरीर का कोई बेसिक, देखिए हम लोग एमबीबीएस किए हुए हैं जी। उसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन जी। हम आपको बता दें, अगर जिस व्यक्ति ने एमबीबीएस कायदे से किया है जी। रियल में मन से, जी। तो वो शरीर के बेसिक जितने हिंदुस्तान में भाई जो बेसिक बीमारी है, जी। देखिए बहुत हाईफाई बीमारी की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो 90% बीमारी जो जनता के बीच में घूम रही है जी। उसकी नॉलेज
और डॉक्टर अनुराग टंडन को है। जी बिल्कुल। है, लेकिन डॉक्टर अनुराग टंडन जैसे कोई मरीज डायबिटिक का आ जाए तो डॉक्टर, ऐसा नहीं कि डॉक्टर अनुराग टंडन को डायबिटिक की दवा नहीं मालूम, डायबिटिक कैसे ठीक होती है ये नहीं मालूम। कोई ब्लड प्रेशर का मरीज मेरे पास आ जाए तो ऐसा नहीं कि मैं ब्लड प्रेशर मरीज का इलाज नहीं कर सकता हूँ, मैं ब्लड प्रेशर की दवा नहीं लिख सकता हूँ, जी। लेकिन स्पेशलाइजेशन के ज़माने पर हम इसको अवॉइड करते हैं। जी। भाई जिसका ये ब्रांच है वो जाए और उस पर इलाज कराए। लेकिन अगर आप मुझसे किसी भी विषय पे, किसी भी बीमारी के बारे में, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, जी आप कहिए, आप टाइफाइड पे हमसे डिस्कस कर लीजिए, कॉमन वायरल फीवर पे डिस्कस कर लीजिए, थायराइड की बीमारी भी डिस्कस कर लीजिए। मैंने आंख से अलावा आपको जिस बीमारी से हमसे डिस्कशन करना है, हम बहुत हाईफाई नहीं बताएंगे, हम आपकी जनता को इतना सिंपल वे में वो बात बताएंगे कि जैसे कि एक बच्चे को पढ़ा के एकदम वो किया जा सकता है। तो आप, यू आर मोस्ट वेलकम टू एनी वीक फॉर एनी टॉपिक टू डिस्कस विथ मी। जी अब मैं, क्योंकि मैं पहला मेरा चॉइस रहेगी आँख, क्योंकि मैं एक आई सर्जन हूँ और आँख में अपने आप कम से कम सैकड़ों बीमारी है जिस पे मैं आपको कम से कम 52 हफ्ते, हर हफ्ते में एक बीमारी पे डिस्कस करूंगा। जी जी। और बहुत इंटरेस्टिंग आपको सुनने वालों को लगेगा कि अरे ये बीमारी ऐसे होती है और ऐसे ठीक हो जाती है। जी। इस समय एक चीज बस, क्योंकि बहुत लंबा समय हो रहा है, बीमारी के बारे में नहीं बात करूंगा। जी। मैं सुनने वाले जितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं, जी मैंने बहुत सा देखा है और देखता हूँ और बताते भी हैं मरीज, ये जो आपके जो बच्चे नए जनरेशन के हैं और जो माँ बाप अभी यंग हैं और बच्चे जिनको हो रहे हैं 2-3 साल बाद, बच्चा खाना नहीं खाता है। देखिए मेरी बात 100% ये सही है। जी बिल्कुल। खाना नहीं खाएगा तो माँ क्या करती है कि वो पुराना जमाना नहीं है कि एक थप्पड़ कस के मारा, पिताजी ने आके अपने आप 3 साल का बच्चा खाना लगा। आज का जमाना बीत गया, बच्चों को कोई मारता आरता नहीं है। एक ही दो बच्चे होते हैं, वो टीचर को मारना अलाउ नहीं, तो माँ बाप तो खुदे नहीं मारते। जी। तो बच्चा खाना खा ले तो माँ लल्लो चप्पू करेगी, और लल्लो चप्पू में क्या करती है, उठा के मोबाइल थमा देती है ना उस पे वो इंस्टाग्राम पे वो लगा देती है कार्टून। अब देखिए मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर मेरी बात गलत होगी तो आप कहिएगा। अब बच्चा को, वो बच्चा का सारा ध्यान मोबाइल पर है और वो जो खिला रही वो खाता जा रहा है। हाँ। कुछ दिन बाद वो बच्चा, 3 साल का बच्चा, आप समझिए उलट के टंग जाइए, मोबाइल नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल, एकदम सत्य बात है जी। और इसका दुरुपयोग है, इसका आप जानते हैं इसका असर क्या होगा जी। जब आप इतनी पास से बच्चा जब मोबाइल देखेगा तो स्ट्रेन पड़ेगा, और इस स्ट्रेन के पड़ने पर उसका कॉर्नियल कर्वेचर चेंज हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रोइंग एज है, उसको सिलेंडर नंबर आ जाएगा जी। और ये सिलेंडर नंबर बढ़ते बढ़ते केरेटोकोनस का भी रूप ले सकता है। तो मेरे सुनने वाले साथियों को एक निवेदन है कि मोबाइल का यूज़ बच्चों को न करने दें। डॉक्टर साहब ने साफ कहा है कि बच्चों को मोबाइल से लगभग दूर रखें, क्योंकि इससे उनके सिलेंडर नंबर बढ़ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप जो है एक नेत्र बैंक भी आप चलाते हैं, मतलब उसका भी आप जो है नेतृत्व कर रहे हैं। तो उस आई बैंक में जब किसी का निधन हो जाता है तो उसके जो है नेत्र को किस तरह से आप लोग जो है वहाँ से एकत्रित करते हैं, फिर उसको जो है कैसे प्रत्यारोपित करते हैं? क्या उस तरह के लोग आप लोगों से पहले से संपर्क में रहते हैं जिनके लिए आप प्रत्यारोपित करते हैं? दुबे जी, मैं आपसे कदम हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जी ये इतना वास्ट टॉपिक है और इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है जी। इसके लिए एक नया वीडियो जी विस्तार में जी बनाएंगे, और हमारे आई बैंक का नाम लायंस आई बैंक है। जी। हमारे स्वर्गीय पिता कैलाश टंडन जिन्हें 2008 में इसकी स्थापना किया और एक सोसाइटी बनाई। बस ये जान लीजिए कि मैं बहुत अपने मुंह से तारीफ नहीं करनी चाहिए, एक अनुराग टंडन इसमें सर्वे सर्वा नहीं है। हमारे साथ शहर के बहुत ही बढ़िया डॉक्टर हैं, डॉक्टर अभिषेक चंद्रा, डॉक्टर गोविंद कल्को, डॉक्टर शिल्पी, डॉक्टर शेखर, माने एक पूरी की पूरी टीम है जी। हर का काम, हर आदमी का काम अलग अलग है जी। इस आई बैंक की यही ब्यूटी है जी।
ऐसा नहीं कि हम ही आंख ला रहे हैं, हम ही लगा रहे हैं, हम ही देख रहे हैं, सब हम ही कर रहे हैं। नहीं, यानी पूरी टीम काम कर रही है। पूरी टीम। अनुराग टंडन के जिम्मे जो काम है अनुराग टंडन कर रहे हैं, अभिषेक चंद्रा के जिम्मे जो काम है अभिषेक चंद्रा कर रहे हैं, गोविंद खलको के जिम्मे जो काम है गोविंद खलको कर रहे हैं, डॉक्टर शिल्पी के जिम्मे जो काम है डॉक्टर शिल्पी कर रही हैं, डॉक्टर शेखर के जिम्मे जो काम है डॉक्टर शेखर कर रहे हैं। कहने का क्या मतलब, इतनी बड़ी टीम, इसके पास पूरा पैरामेडिकल स्टाफ है। तो मैं बस इतना कहूँगा, रियली में कोई मैच नहीं है हमारे आई बैंक का। विश्वास रखें। और हम लोग पूरे हिंदुस्तान की बात नहीं जाते, जहाँ तक मैं भी बहुत जगह जाता हूँ, पता करता हूँ, पूरे हिंदुस्तान से के अलावा भी अब्रॉड में भी लायंस आई बैंक के कार्यों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता है। और वो सबको मालूम है कि बनारस में, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, आई बैंक ऐसा पवित्र काम नेत्रदान का लायंस आई बैंक रियली रूप में अद्वितीय कार्य कर रहा है। मुझे अपनी पूरी टीम पर अभी भरोसा है। और डिटेल में इसके लिए मैं नेक्स्ट टाइम बैठूंगा, पूरा इसी पे इंटरव्यू दूंगा। दोस्तों, हम अगली वीडियो में नेत्रदान पर हम पूरा कार्यक्रम करेंगे। लेकिन अगर आप भी किसी तरह के जटिलताओं से, आंख की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप वरिष्ठ चिकित्सक, वरिष्ठ नेत्र सर्जन डॉक्टर अनुराग टंडन जी से आप संपर्क कर सकते हैं। वीडियो में नीचे यहाँ का कॉन्टेक्ट नंबर, हॉस्पिटल का नाम हम फ्लैश कर रहे हैं। दूसरी बात ये हम आपको बता दें कि डॉक्टर साहब लगातार इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। लायंस क्लब और रोटरी क्लब से भी जुड़े हुए हैं। तमाम जो है गरीबों का भी यहाँ पर उद्धार होता है। और साथ ही डॉक्टर साहब के नेतृत्व में एक हॉस्पिटल चलता है, पंजाबी अस्पताल, वहाँ पर भी डॉक्टर साहब हफ्ते में शायद एक दिन, डॉक्टर साहब पहले 4 दिन जाते थे। अब क्योंकि व्यवस्था बढ़ गई है, हमारे 2-3 जूनियर हैं, वो आई डिपार्टमेंट में जाते हैं और देखते हैं। और मैं कोशिश करता हूं कि हफ्ते में 2 दिन वहां जरूर जाऊं। और वो अस्पताल में 33 वर्षों से मैं एक इकलौता आई सर्जन हूं जहां पर आई सर्जरी कर रहा हूं। ये मेरे लिए, और ट्रस्टियों को मैं साधुवाद देता हूं जिन्होंने ये अस्पताल बनाया। उन्होंने मुझ पर भरोसा किया जी। और मेरे पिताजी ये कह के चले गए कि जब तक तुम्हारी सांस चलेगी और तुम्हारा शरीर काम करने लायक रहेगा, तो बेटे पंजाबी अस्पताल जरूर जाना। वहाँ चाहे 100 मरीज हो, चाहे 50 मरीज हो, चाहे 10 मरीज हो, तुमको पंजाबी अस्पताल नहीं छोड़ना है। तो ये पंजाबी अस्पताल सलारपुर में है, पंचक्रोशी चौराहे से वहाँ पे रास्ता जाता है, वहाँ से बमुश्किल आधे किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये डॉक्टर साहब के साथ हमने आपके लिए ये कार्यक्रम किया। और आप अपने कमेंट, अपना जो भी आपको लिखना होगा, और अगर कोई सुझाव भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे यूट्यूब चैनल द पत्रकार टीवी के लिए इतना वक्त निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद के साथ साथ आज गुरुवार है, बुधवार है जी। आप बुधवार, अगले या गुरुवार, हर हफ्ते आपका यहाँ पर मेरे संस्था में स्वागत है। हमारे घर पे अगर समय मिले सवेरे, मैं वहाँ पर भी समाज के हित में आप जो जो चीज़ हमसे चाहेंगे, मैं समय निकालकर समाज के हित में, जनता के हित में, जो नॉलेज डॉक्टरी के लिए है, जो आम जनता को मालूम होना चाहिए, जैसे अब्रॉड में सबको मालूम है, मैं चाहता हूँ मेरे देश के भी सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। आप जब कहिएगा, मैं हर हफ्ते आपको देने के लिए तैयार हूँ। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।